हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिमेश वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 14, जिसमें 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ये भी बताना कि आपके कितने सही हुए। और अंत में आपसे 2 क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाएंगे, उनके आंसर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईसा की 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को क्या माना जाता था। मनोविज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है और मनोविज्ञान की जानकारी के बारे में क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ईसा की 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को है जो आत्मा का विज्ञान माना जाना जाता था। आत्मा का अध्ययन या इसे आत्मा का विज्ञान कहते हैं। इसके प्रतिपादक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और देकार्ते। और ये चारों ही हैं जो यूनानी ग्रीक विचारक थे। और बात कर लेते हैं कि आत्मा का विज्ञान का कालक्रम क्या था। तो ये है जो तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 16वीं सदी तक है जो इसका कालक्रम था। और आत्मा का विज्ञान क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आत्मा का विज्ञान यूनानी विचारकों के अनुसार सभी प्रकार की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु आत्मा है। अतः मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। और यह भी बात कर लेते हैं कि वर्तमान में मनोविज्ञान का कौन सा व्यवहार है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि। आप भी अध्यापक बनने वाले हैं तो आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा किस कारण से होना चाहिए, ये क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर एकदम सही सटीक देना है। ऑप्शन है, अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है। दूसरे, अध्यापक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति में इससे सहायता मिलती है। बालक की शैक्षिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है, ये होगा नहीं क्योंकि व्यवसाय के प्रति रुझान पैदा होता है, क्योंकि अध्यापक को ऐसा कोई व्यवसाय करना नहीं है। और दूसरे, अध्यापक की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, दूसरे अध्यापक की, ये भी गलत है। और अध्यापक की व्यावसायिक उन्नति में इससे सहायता मिलती है, यह भी गलत है। ये सही होगा ऑप्शन डी, बालक की शैक्षिक प्रगति पर अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो अध्यापक का जैसा मानसिक स्वास्थ्य होगा उस प्रकार से है जो बालक की शिक्षा होगी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय हैं। छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सामान्यतः ऐसे तुलनात्मक प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिएगा। वैसे क्वेश्चन सरल है, आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा सी, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। अगर लैंगिक भेदभाव को दूर करना है तो छात्र छात्राओं में भेदभाव नहीं करना है और इनके लिए है जो समान प्रावधान बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ये विकास की विशेषता से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपको विकास के बारे में पूरी जानकारी है तो इसका आंसर आप दे पाओगे। यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, इसे सामान्यतः कदकाठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो शुरू करते हैं ऑप्शनों के बारे में चर्चा। यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि विकास एक सतत प्रक्रिया है, आजीवन चलती रहती है। यह वृद्धि का एक हिस्सा है, यह भी गलत है क्योंकि वृद्धि है जो विकास का हिस्सा होती है, विकास वृद्धि का हिस्सा नहीं है। और ऑप्शन सी है, इसे सामान्यतः कदकाठी एवं वजन के संदर्भ में लिया जाता है, यह भी गलत है क्योंकि विकास सर्वांगीण होता है और कदकाठी है जो शारीरिक विकास है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये सही ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और भी 2-3 विशेषताएं विकास के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो चर्चा कर लेते हैं। विकास अभिवृद्धि एवं परिपक्वता का योग है। तो विकास है जो अभिवृद्धि एवं परिपक्वता का योग है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणन है। और
विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता है, और यह भी ध्यान रखना कि विकास है जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी ही वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? ध्यान रखना, समकक्षी ही वर्ग के सदस्य, उसके अनुसार आंसर देना। वयस्क अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन आपके सामने, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। तो समकक्षी वर्ग के सदस्य है जो बाल्यावस्था में बनते हैं, और बाल्यावस्था को आत्म गौरव की अवस्था भी कहा जाता है, और बाल्यावस्था को समूह की आयु यानी कि गैंग एज भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप अगर अनिमेश क्लासेज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको अगली टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगले क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। यह दोस्तों प्रश्न है जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्यतः यह पूछा जाता है, अगर आपका सही नहीं भी होता है तो आगे एग्जाम में आएगा तब आपको सही करके ही जाना है। तो आज इसका आंसर आपको सही प्राप्त करना है। तो इसका सही आंसर होगा कि तार्किक चिंतन है जो ऑप्शन डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार जीन पियाजे ने 4 अवस्था बताई है, जिसमें एक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और इसकी आयु है जो 7 से 11 वर्ष तक है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। ठीक है दोस्तों, और इस अवस्था की क्या विशेषता है कि इस अवस्था में बालकों में तार्किक चिंतन, संबंधन, तुलना, अंतरण, परिभाषीकरण, अनुप्रयोग, कौशल आदि गुण है जो विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई भी बालक को सीखना शुरू करता है, जब कोई भी बालक सीखना कब शुरू करता है? जब उससे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है, या अपने जन्म से ही? ऑप्शन आपके सामने है, सामान्य से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, अपने जन्म से ही। बालक है जो अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? ध्यान रखना, संवाद का स्रोत नहीं है। वक्ता, संदेश, संवाद स्रोत या अनुभव? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुभव। तो अनुभव है जो संवाद का स्रोत नहीं है। वक्ता, संदेश, संवाद स्रोत ये हैं जो संवाद के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है विधि से संबंधित मनोविज्ञान की, जिसमें बालकों का अध्ययन किया जाता है। केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है प्रयोगात्मक अध्ययन हेतु, पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, सामाजिक सर्वेक्षण हेतु, वैयक्तिक अध्ययन हेतु। तो केस स्टडी के बारे में आपको जानकारी होगी, उसका ऑप्शन डी होगा, यह है जो वैयक्तिक अध्ययन हेतु प्रयुक्त होती हैं। और बात कर लेते हैं केस स्टडी के बारे में, तो इसके जनक है जर्मन मनोवैज्ञानिक टाइडमैन। तो ध्यान रखना दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि केस स्टडी विधि के जनक कौन है, तो जर्मन मनोवैज्ञानिक टाइडमैन। और इस विधि में व्यक्ति की भूतकालिक घटनाओं का अध्ययन करके वर्तमान व्यवहार का मापन किया जाता है। तो जो पूर्व में घटित घटना है उसका अध्ययन करके वर्तमान व्यवहार का मापन किया जाता है। और यह विधि असामान्य व्यक्तियों, मनोरोगियों या व्यक्तित्व विकार, अपराधी प्रवृत्ति आदि का मापन करने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। तो समस्या के अचानक समाधान की वकालत यानी समस्या को अचानक समाधान दिलाने वाले सिद्धांत का क्या नाम है? यह अधिगम का सिद्धांत है। ऑप्शन है संक्रियात्मक अधिगम, सूझ का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे ताकि सभी को फायदा मिल सके। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी, सूझ का सिद्धांत। तो दोस्तों सूझ के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, और कोहलर ने सूझ के सिद्धांत के अधिगम संबंधी प्रयोग किए थे चिंपांजी पर। तो यह भी पूछा जा सकता है कि सूझ के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किए, तो चिंपांजी पर। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक को पहाड़ी सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है,
अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है। ये दोस्तों अधिगम के स्थानांतरण से संबंधित क्वेश्चन है और समझ के आधारित पर क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, बहुत सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से शारीरिक, मानसिक से मानसिक या शारीरिक से मानसिक। तो प्रश्न है कि बालक को पहाड़ी सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग में करता है। तो पहाड़ी सीखेगा पहला मानसिक से और फिर गुणा और भाग करेगा तो फिर भी मानसिक, तो मानसिक से है जो मानसिक अधिगम स्थानांतरण होगा ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है? सामान्यीकरण, अनुवाद करना, अनुप्रयोग करना, सचित्र विवरण। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, संज्ञानात्मक क्षेत्र का नहीं है तो सामान्यीकरण है, अनुवाद करना भी है, अनुप्रयोग करना भी है, तो इसका सही आंसर होगा नहीं है, सचित्र विवरण। अगले क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के लिए किस नियम को नहीं अपनाएंगे? आप जब हैं शिक्षक लग जाते हैं, कक्षा में जाते हैं, तो बच्चों को सिखाने के लिए किस नियम को नहीं अपनाते हैं? तो इसका आंसर आपको देना है आंशिक क्रिया का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रलोभन का नियम। दोस्तों ऑप्शन को सही तरीके से देख लें। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रलोभन का नियम। तो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रलोभन का नियम है जो नहीं अपनाएंगे। और तत्परता, अभ्यास, प्रभाव का नियम, ये 3 नियम है थार्नडाइक के महत्वपूर्ण नियम है जो, और ये गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम, गौण नियम है जो थार्नडाइक ने 5 दिए थे और मुख्य नियम 3 दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम निर्योग्यताओं वाले बालकों में प्रक्रमण संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों। ऑप्शन है संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, प्राय अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, कम मानसिक सक्रियता। ध्यान रखना अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा क्योंकि अधिगम निर्योग्यता वाले बालकों में संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ है जो पाई जाती है। अगले क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? शेल्डन, जुंग, क्रेस्मर, स्प्रेंगर। तो दोस्तों व्यक्तित्व का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सामान्यतः पूछ लिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जुंग, और जुंग को युंग भी कहते हैं। तो कभी कभार जुंग एग्जाम में दे दिया जाता है, कभी युंग दे दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा जुंग व्यक्तित्व का अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी वर्गीकरण किया था। और अगले क्वेश्चन है साइकोलॉजी टेस्ट 13 के उत्तर, यानी कि साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज 13 हुई थी, उसके आंसर है जो है जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और खेमाराम पटेल और मीनाक्षी बिश्नोई ने भी उसके सही आंसर दिए थे। तो आंसर है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसके सही आंसर क्या होंगे? कितने माह में शिशु के दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं? 4 माह, 6 माह, 7 वर्ष, 8 वर्ष तक। तो शिशु के दांत है जो 6 माह में आने प्रारंभ हो जाते हैं। तो शिशु यानी शैशवावस्था, तो शैशवावस्था में दांत है जो 6 माह से आने प्रारंभ हो जाते हैं। और दोस्तों ये दांत है जो अस्थायी दांत होते हैं और अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी दांतों की संख्या है जो 20 होती हैं। और 2 क्वेश्चन थे जिसमें दूसरा क्वेश्चन था यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 108 है तो वह बालक है साधारण, विशिष्ट, सामान्य या असामान्य। तो जिस बालक की बुद्धि लब्धि 108 है वह है जो सामान्य होगा, क्योंकि सामान्य बुद्धि है जो 90 से 109 के मध्य तक होती हैं टर्मन की बुद्धि लब्धि तालिका के अनुसार। इसे सामान्य बुद्धि या उच्च बुद्धि भी कहते हैं। और आज के प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न सभी थे तो आपके लिए, आज के प्रश्न आपके लिए मतलब आपको कमेंट बॉक्स में इनके जवाब देने हैं। क्वेश्चन है कि टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? सामाजिकता, बुद्धि लब्धि, शारीरिक बनावट और विचारशीलता। और अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, 206, 340, 310। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देवें और विस्तृत वाक्य करके भी देवें।
तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज 15 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।